भादरे साहब, देश में आज जो माहौल चल रहा है इसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये चंद पॉलिटिशियन लोगों ने हमारे देश का तमाशा बना रखा है और इसीलिए इस देश में दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था पूरी तरह राजनीतिक लोगों ने ख़त्म कर दी है। यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। भ्रष्टाचार जो है वो उच्चतम सीमा पर है, उसमें से भी राजनीतिक भ्रष्टाचार और उच्चतम सीमा पर है। तो कॉमन आदमी को इस महंगाई से छुटकारा नहीं मिल रहा है। महंगाई जीएसटी के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जेब खाली हो गई है, व्यापार नष्ट हो गया है। यहाँ की जो उद्योजकता थी, जो कारखाने थे, वो पूरी तरह से विदेशी कारखाने हैं, तो यहाँ का पूरा पैसा बाहर जाता है। यहाँ भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है, जो जीडीपी है, पूरी तरह गिर गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है भारत में जो ठीक चल रही है? तो फिर इसका कारण आप वर्तमान जो सरकार जो केंद्र में है, क्या इसे मानते हो? वर्तमान सरकार भी है और इसके पहले की जो सरकारें थे वो सभी है। क्योंकि हमारे देश में सरकारें जो बनती है वो देश का विकास करने के लिए नहीं, इस देश को बर्बाद करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बनती है। और उनके भ्रष्टाचार के माध्यम से देश बर्बाद होते जा रहा है। इनकी पहले से पॉलिसी है। देखिए, जो सरकार इस देश में आई, उन्होंने विदेशी कंपनियों को हमारे देश में बुला के उनको बढ़ावा दिया। वहाँ पे हमारा स्वदेशी व्यापार ख़त्म हो गया और हमारे देश का सारा मुनाफा विदेश में जा रहा है। तो ये कांग्रेस ने भी किया और जो सरकारें आई उन्होंने किया। तो हमारे देश को जो संभालना था, जो संवरना था, देश को उच्चतम सीमा पर, प्रोग्रेस पर लेके जाना था, वो इन लोगों ने, किसी ने किया नहीं। कोई पार्टी ने किया नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने, किसी ने नहीं किया। सब ने इस देश को जितना पॉसिबल है उतना लूटा है और अपने जेब भरे हैं। स्विस बैंकों में पैसा गया है। मेरे ख्याल से तो बाकी दुनिया के जितने देश हैं उन सब देशों का एक तरफ और हमारे भारत देश का जो पैसा स्विस बैंक में है वो एक तरफ होगा। इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में है और उसमें सभी राजनीतिक, करीब सभी राजनीतिक नेता और दल शामिल है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, ऐसा क्यों लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में जो किया जा रहा है वो हमारे देश के लिए घातक है? इसके पीछे का कुछ कारण बताएंगे? सीधी सी बात है, हम आज भारत देश में सुबह उठते हैं, शाम को सोते, तब तक जितने चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी विदेशी कंपनियों में बनी है। तो इसका मतलब यह है कि जो वो विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाएगी वो सारा विदेश चला जाएगा। हमारे देश में क्या रहेगा? सिर्फ हमको नौकरी मिलती है और उनको सस्ते नौकर मिलते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे आ जाते। और ये हमारा पॉपुलेशन जो है वो इतना है कि यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा खासा होता है। तो इन लोगों ने पार्टी को चंदा पाने के हिसाब से सारे विदेशी कंपनियों को हमारे भारत भूमि पर स्थान दिया है और उनको बड़ा किया है। तो ये जो नीतिमत्ता इनकी है, ये खाली देश को बढ़ावा देने की नहीं है, देश को विदेशी कंपनियों को लूटने का मौका मिल जाता है। ये ईडी का जो चक्कर चल रहा है देश में, तो इस ईडी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सारे लोग बीजेपी को कोसते हैं कि वो जो लोग इनके साथ में नहीं है, जो इनके विरोधी है, उनके पीछे ईडी लगा देते हैं। ठीक है, तो बीजेपी वाले गलत है। मैं कहता हूं कि बीजेपी वाले बिल्कुल सही है इस मामले में, बाकी मामलों में नहीं। इस मामले में मुझे बताइए कि अगर सारे ये बाकी पार्टियों वाले अगर स्वच्छ चरित्र के होते, इन्होंने करप्शन नहीं किया होता, तो बीजेपी ईडी लगाती? कैसे लगाती? आपके पीछे कोई ईडी वाला आया अभी तक? क्यों नहीं आया? तो ये ईडी किसके पीछे लगती है? जो इस देश के हरामखोर भ्रष्ट नेता है उनके पीछे ईडी लगती है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने अगर भूतकाल में भ्रष्टाचार नहीं किए होते तो आज बीजेपी को ईडी लगाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये सारे के सारे जो है, जो ईडी से ईडी कर रहे हैं, ये भी तो भ्रष्ट है ना। तो इनके बारे में पब्लिक ने सोचना चाहिए। ना इन्होंने भ्रष्टाचार किया होता, ना ईडी लगती, तो इनके प्रति बीजेपी को दुश्मन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप ही के सवाल से मैं ये अगर आपको पूछना चाहूँ कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक जो कोरोना काल में एक लोगों से आगाह किया था, उनसे चंदा मंगवाया था कि कोरोना काल में लोगों को एक ऐसा निधि उन्होंने बनाया और जिसमें देश के कई लोगों ने, यहाँ तक कि बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे डालकर वहाँ दे दिए, ये सोचकर कि ये प्रधानमंत्री राहत कोष जो है इसमें डाले पैसे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको देती हैं, तो क्या
इनको फिर ईडी के बाहर या ऑडिट नहीं करने के लिए ऐसा रखा, तो क्या ये राजनीतिक लोगों ने सब अपनी सुविधा से कर रखा है। इलेक्ट्रो बॉन्ड हो या कुछ भी, ये भ्रष्टाचार के दायरे में आते ही नहीं है। जैसे लोकपाल लाना था तब भी इन्होंने अपने आप को अलग रखा था। और महाराष्ट्र के एक बड़े बेशरम मंत्री थे जिन्होंने संसद में कहा था कि सारे सांसद, मतलब जो विधायक है, एमएलए एमपी है, उनको या प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। ये महाराष्ट्र के जो शिवसेना के एक विधायक थे, उन्होंने संसद में कहा था। तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है। तो फिर देखिए, इस तरह से अगर होता होगा तो हम ये सोचेंगे कि क्या हमारा देश और हमारी विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन जो है, ये संविधान के रास्ते पर, उसके तर्ज पर काम कर रहा है? न्यायालय भी ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सारी की सारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये सारी आज सत्ता की गुलाम हो चुकी है। ये जो बीजेपी की सरकार है, इनकी गुलाम हो चुकी है। क्या कौन से लोकतांत्रिक संस्था फ्रीडम से काम कर रही है? न्यायपालिका, रिजर्व बैंक, कौन सी सीबीआई, ईडी, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो फ्रीडम से काम कर रही है, अपना एक अलग रूप रख रही है। बिल्कुल नहीं, ये गुलाम हो गए हैं। ये यहाँ के जो लोग हैं, ये गुलाम हो गए। अपना पगार और अपनी नौकरी के लिए इन्होंने अपना वजूद बेच दिया है। तो ऐसे अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि सबको न्याय मिल रहा है। ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, गुलामी कर रही है। इसी से मेरा एक सवाल आपकी बात से आया है कि आपने कहा कि इनका पगार और ये जो पुलिस प्रशासन वगैरह है, तो अभी महाराष्ट्र में जो हमने 15 दिनों से एक तमाशा देख रहे हैं कि जिसमें लोग ये बताया गया है कि जो विधायक भाग चुके थे, अगर वो मुंबई में आएंगे या विधानसभा में आएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो 3-3 बटालियन की पुलिस और फोर्स मंगाई गई। उनके ऊपर जो खर्च होता है पगार के तौर पर, तो एंड ऑफ द डे ये तो जनता का ही पैसा है, लेकिन ये लगा किसमें? नेताओं की सुरक्षा में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? और क्या इनको हरामखोर ना कहा जाए फिर? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकार जो है इन संस्थाओं का गलत फायदा उठाती है। अब जो विधायक भगोड़े हैं या जिनको यहाँ से वहाँ जाना है, उनको सुरक्षा देने की क्या ज़रूरत है? वो तो लोक प्रतिनिधि है ना। जब लोक प्रतिनिधि है तो उनको लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये काम ही ऐसे गलत करते हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनका ही अगर इन भगोड़ों में इंटरेस्ट है तो वो तो पुलिस वालों को इनकी सुरक्षा में लगा ही देंगे। तो ये जनता के पैसों का विनाश तो है, लेकिन वहाँ पर ये अफसर भी ऐसे होने चाहिए कि इनका भी एक दायित्व है कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कल जाके कोई विधायक या कोई सरकार में सत्ता में बैठा हुआ आदमी कहेगा कोई पीआई को, पीएसआई को, एसपी, डीएसपी को कि यहाँ पे एक अच्छी लड़की दिख रही है, 10 अच्छी लड़कियाँ उठा के लेके आओ हमारे लिए, क्या उठा के लेके जाएंगे? क्यों ये गलत काम करते हैं? सरकार अगर सरकार भी है तो सही क्या गलत क्या, ये पुलिस वालों को भी तो समझना चाहिए। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं समझते, ये गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हम आदेश का पालन करते, तो कहीं ना कहीं आदेश जो पालन करने वाला, आदेश में भी तो सही आदेश और गलत आदेश हो सकता है ना। अगर मिलिट्री को कहा जाए कि चाइना आक्रमण कर रही है और तुम चुपचाप बैठो, तो क्या ये सही आदेश होगा? इस तरह से अगर आदेश, ये सत्ता में बैठे हुए लोग अगर चाइना से हाथ मिला ले और सेना को बोल दे कि तुम चाइना की जहाँ से सेना रही उधर पीट कर दो, तो क्या आदेश का पालन होगा? तो फिर ऐसे ही हो सकता है ना कि अभी आपने कहा कि चाइना को विरोध मत करो, ये एक आदेश हो सकता है। तो क्या ये मेरा ख्याली हो सकता है सवाल, लेकिन चाइना ने जो हमारे देश के बाउंड्री में कॉलोनी बनाई है, तो क्या ऐसा आदेश आया होगा कि उनको बनाने दो और वहां पर नजरअंदाज कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश के कुछ लोग जो है हमारे पड़ोसी देशों के साथ पूरी मिली भगत है और मिले हुए हैं। यूं ही नहीं कोई देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आता है, ठीक है। यहाँ हमको बता दें कि सारे मुसलमान दुश्मन हैं हमारे, हम हिंदुत्व है, हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ जाके बिरयानी खा के आते। तो इन पॉलिसियों को आपको समझना होगा। तो ये हिंदुत्व या ये धर्म की राजनीति चल रही है, ये इस हिंदुत्व और धर्म की राजनीति के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? यहाँ भारत देश में करीब करीब 80% हिंदू रहते। अगर इन हिंदुओं को इन्होंने इस तरह से धर्मांध बना के रखा है, इनको इस तरह से एजुकेटेड नहीं किया, इनको विज्ञान इनके जहन में नहीं डाला गया, इनको धर्मांध बना के रखा गया है, तो 80% जो हिंदू है उनको भड़काने के क्या टूल है, उनको कैसे भड़काए जा सकते हैं? जैसे राम मंदिर है, हिंदुत्व है, जैसे गौ माता है, मंदिर मस्जिद, इन सारी चीज़ों से इनको भड़काया जा सकता है।
तो इसी तरह से ये लोग हिंदुओं को भड़काते हैं। ये हिंदुत्व जो है, ये हिंदुत्व ढोंग है, हिंदुत्व एक टूल्स है। यहाँ पे हमारे भारत देश में हिंदुओं का वोट पाने का एक जरिया है, माध्यम है। हिंदुत्व का किसी राजनीतिक इंसान को कोई लेना देना नहीं है। जितने आज हिंदुत्व की बात करते हैं ना कि हमने हिंदुत्व के लिए ये किया वो किया, क्या किया ये बताइए। हिंदुत्व के लिए ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं? अभी महाराष्ट्र में भी बोलते कि हमने हिंदुत्व के लिए ये ऐसा किया। अरे आप लोगों ने ईडी से बचने के लिए सारा भगोड़ापन किया, ये हिंदुत्व के लिए बिल्कुल नहीं किया। और हिंदुत्व जैसा है वो कायम है, वहाँ पे किसी राजनीतिक इंसान की या कोई नेता की ज़रूरत नहीं है हिंदुत्व बचाने के लिए। भारत के जो 80% हिंदू है वो अपने हिंदुत्व का संरक्षण कर सकते हैं। भादरे साहब, अभी आप ही के बात से अभी हिंदुत्व की बात अगर आई है तो नुपुर शर्मा के कुछ कथन के वजह से उदयपुर में और महाराष्ट्र के अमरावती में 2 लोगों की जाने गई है। इसके बारे में क्या कहोगे? इसमें भी तो हिंदुत्व है या इसको आप कैसे देखते हो? ये धर्म की राजनीति के खून है, ठीक है। ये दोनों जो मर्डर हुए ये धर्म के राजनीति के खून है। और ये जिन्होंने किए हैं, जो हमको दिखते हैं, जिनसे हम नफरत कर रहे हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, वही लोग इनके खून के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो मर्डरर नहीं है, वो अकेले मर्डरर नहीं है। इसके पीछे जो हाथ है, इसकी शुरुआत देखिए लिंक में। ये सारे हादसे जो हुए हैं कैसे हुए? कन्हैयालाल तेली की हत्या हुई, क्यों हुई? उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। अब नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत सलत टिप्पणी की, इसलिए सारे मुसलमान, भारत के ही नहीं विदेशों के मुसलमान, विदेशी राष्ट्र सारे नाराज़ हो गए। उन्होंने भारत को बैन करने की बात कर दी, ठीक है। तो ये जो नफरत फैली उसकी शुरुआत कौन है? नुपुर शर्मा है। अगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की मांग हो रही है तो उसको अरेस्ट किया होता तो लोगों का गुस्सा कम किया हो गया होता, तो शायद मर्डर करने का जो गुस्सा इन लोगों में था वो नहीं होता। और सिर्फ नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार नहीं है। नुपुर शर्मा को जहाँ जिस चैनल ने प्लेटफॉर्म दिया, वो चैनल, वो नाविका कुमार जो इंटरव्यू कर रही थी, वो इन सारी बातों को प्रसारण करने से रोक सकती थी, लेकिन उसने भी नहीं रोका। आप नाविका कुमार के आप फोटो देखोगे तो बीजेपी के सारे जितने नामी गिरामी नेता है, बड़े बड़े नेता है, उनके साथ उनकी फोटो है। ऐसे लगता है कि टाइम्स नाउ चैनल है बीजेपी का है, ठीक है। तो वो चैनल ने ये इंटरव्यू अरेंज किया, प्रसारित किया, उस नाविका कुमार ने होने दिया। उसने इस तरह के लोगों को उकसाने वाले सवाल किए, और ये सवाल करने के लिए जो माहौल देश में बनाया वो बीजेपी ने बनाया। तो ये सारे के सारे लोग इस श्रृंखला में शामिल हैं। जैसे कि 306 कहती है कि मर्डर करने वाला या मर्डर करने के लिए उकसाने वाला भी उसके लिए जिम्मेदार है। उसी तरह से ये सारा जो कन्हैयालाल तेली का मर्डर हुआ, या महाराष्ट्र में भी एक मर्डर हुआ है उमेश कोल्हे का, इसके लिए ये बीजेपी सरकार ने बनाया हुआ धर्म का जो खेला है इस देश में, वो भी जिम्मेदार है। वो चैनल भी जिम्मेदार है, टाइम्स नाउ, जिन्होंने ये सारी बातें कहने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। नाविका कुमार भी जिम्मेदार है, नुपुर शर्मा भी जिम्मेदार है, और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था भी जिम्मेदार है, जो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने में कम पड़ रही है। नुपुर शर्मा कानून से बड़ी हो गई है, नुपुर शर्मा संविधान से बड़ी हो गई है, ठीक है। और वो वहाँ पे राजस्थान की जो पुलिस थी, इस कन्हैयालाल तेली को धमकी आई, ये पुलिस में गया, तब पुलिस ने अगर उसको रजिस्टर किया होता और उनको प्रोटेक्शन दिया होता, कार्रवाई की होती, तो मर्डर नहीं होता। तो इस देश की जो निकम्मी पुलिस है, जो खाकी वर्दी पहनती है लेकिन काम हिजड़ा वाला करती है, वो पुलिस भी जिम्मेदार है। तो इस तरह से ये श्रृंखला में सारे लोग जिम्मेदार है। लेकिन हम वास्तवता से